हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो सीटर और एचटेट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो भी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो भी जुड़ने वाले हैं, तो उन सभी को मैं यहाँ पर बता दूँ कि आपके लिए मैं यहाँ पर फ्री क्लासेस को जो है क्रिएट करती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है यहाँ पर। और इसी सीरीज में आज मैं इंग्लिश पेडागोजी का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ। आज आपकी क्लास नंबर 2 यहाँ पर रहने वाली है। इससे पहले लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग के बारे में हम सभी ने पढ़ लिया है। आई होप आपने वो देख ली होगी। प्लेलिस्ट मैंने जनरेट कर दी है जिसमें आप सारे क्लासेस को अवेल कर सकते हो। प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसमें आपकी जो लैंग्वेज है एक तरीके से जिसका टीचिंग है वो डिपेंड करता है, तो वो हम यहाँ पर समझेंगे अच्छे से। और इंग्लिश पेडागोजी एक क्लास रहेगी। सीटेट में जो है क्वेश्चंस आपको काफ़ी सारे पूछे जाते हैं जब हम पेडागोजी की बात करते हैं, वहीं एचटेट में 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आपको पढ़ना जो है वो सारी ही चीज़ है, तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल से समझाऊंगी ये सारी चीज़ें। विद एमसीक्यूज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो प्रिंसिपल्स पर जाने से पहले एक बार आप समझ लीजिए कि प्रिंसिपल्स आखिर क्या होते हैं, क्यों हम यहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। जब हम भाषा शिक्षण की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो आपके लिए एक तरीके से गाइडिंग रूल्स का यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, जो भी टीचर्स हैं ना उन सभी के लिए नियमों की यहाँ पर बात करते हैं। आपको एक मतलब टीचर्स को मार्गदर्शक यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, मार्गदर्शन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी टीचिंग को किस तरीके से यहाँ पर क्रिएट करेंगे ताकि जो टीचिंग है वो ना सिर्फ इफेक्टिव तरीके से हो, ठीक है, प्रभावी तरीके से हो, बल्कि नेचुरल तरीके से, मतलब कि स्वाभाविकरण तरीके से और प्राकृतिक तरीके से बच्चा जो है वो भाषा को सीख ले, अपने स्वभाव में यहाँ पर धारण कर ले। तो ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो बताते हैं टीचर को कि आपको अपनी टीचिंग को इस तरीके से करना होगा। ठीक है, ऐसे आपको प्रेजेंट करना होगा, इस तरीके से आपको पढ़ाना होगा, तब बच्चे को भाषा जो है वो प्रभावी ढंग से आ जाएगी, इफेक्टिव तरीके से बच्चा भाषा को इजीली सीख पाएगा। तो ये एक ऐसे कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रूल है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। मोटिवेशन का मतलब आप सभी को पता है। मैं हल्का सा कन्वर्जेशन आपको यहाँ पर बताऊंगी ताकि जो हिंदी मीडियम वाले उनको दिक्कत ना हो। बाकी आप कन्वर्जन जो है नहीं करेंगे बिकॉज आपसे लैंग्वेज सेम आएगा, इंग्लिश में ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मोटिवेशन का मतलब अभिप्रेरणा होता है। ठीक है, क्या होता है? अभिप्रेरणा होता है। और ये सब हम लोग सीडीपी में भी पढ़ के आते हैं। ठीक है, अभी मोटिवेशन क्या है? एक तरीके से आपकी जो लर्निंग है, जो अधिगम है, उसकी पहली शर्त होती है। आप कोई भी चीज़ सीखते हो उसके लिए आपका मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं है तो आप अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से करेंगे भी नहीं और अपने जो जिस रास्ते पर आप चले हो, जो चीज़ आप पाना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप नहीं पा पाएंगे। तो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और इंटरेस्ट मतलब रुचि के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ करते हो तो आपके लिए आप सबसे पहली चीज़ है उसके लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। आप वहाँ पर अभिप्रेरित हो, आपको प्रेरणा वहाँ पर मिलती रहे कि आपको ये चीज़ करनी है। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो दैट मीन्स समहाउ आप लोग मोटिवेटेड हो कि आपको इसे करना है। मोटिवेटेड हो तो आप में इंटरेस्ट आएगा, आप में रुचि भी आएगी, और रुचि आएगी तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से करेंगे। तो पहला सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चों को आपने मोटिवेटेड रखना है। ठीक है, किसी भी तरीके से बच्चों को आपने अटेंटिव रखना है, मोटिवेटेड रखना है, उनके अंदर बहुत सारी हिम्मत जगा के रखनी है, उनका इंटरेस्ट यहाँ पर पैदा करते हुए चलना है ताकि आप भाषा को उनको अच्छी तरीके से समझा सकें। और ये काम किनका है? एज ए टीचर का काम है ही। ठीक है, तो बच्चे जो है भाषा को बेटर तरीके से सीख पाते हैं जब उनमें रुचि होती है। अगर क्लास में आपके सामने अगर 30 से 40 बच्चे बैठे हुए हैं और उनको इंटरेस्ट ही नहीं है आपके अंदर, आप क्या बोल के चले जा रहे हो, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपका पहला काम क्या है? उन बच्चों को आप अटेंटिव करेंगे, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, उनका ध्यान खींचना ताकि आप अपनी बात को रख सके। इसके लिए आप मल्टीपल चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। आप पिक्चर्स का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, चार्ट्स के थ्रू बच्चों को समझा सकते हो, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, यहाँ पर स्टोरी टेलिंग के थ्रू बच्चे को आप चीज़ें समझा सकते हो ताकि उनका ध्यान आपकी तरफ आए। और जब हम ध्यान उनका ले लेंगे तो फिर एक तरीके से उनको बातों को समझा भी पाएंगे। तो पहला सिद्धांत क्या है कि आपको मोटिवेशन और इंटरेस्ट यहाँ पर बच्चे के अंदर जगा करके रखनी है ताकि आप अपनी बात को रख पाए और उनको भाषा जो है वो अच्छी तरीके से सिखा पाए। दूसरा है थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इमिटेशन को अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं अनुकरण करना। ठीक है, या फिर नकल करना। ठीक है, क्या बोलते हैं? इमिटेशन का मतलब क्या होता है? भाई जैसे मैं बोल रही हूँ हूबहू अगर आप मेरे को कॉपी करते हो, रिपीट करते हो, तो वो इमिटेशन हो जाता है। और भाषा के अंदर भाई इमिटेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब मैं किसी को लैंग्वेज सिखा रही हूँ, मीन्स अगर मैं किसी को, यहाँ पर इंग्लिश की बात हो रही है, तो अगर मैं किसी को इंग्लिश सिखाना चाहती हूँ, मान लो मुझे उसे अच्छी प्रोनाउंसिएशन सिखानी है, तो पहले मुझे अच्छा प्रोनाउंस उसको करना आना चाहिए। पहले तो मैं उसको बिना गलती से बोलना सीखूँ, उसके बाद मैं किसी स्टूडेंट को बोल सकती हूँ भाई आप मेरे पीछे रिपीट करिए, तब उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी।
तो इमिटेशन का मतलब क्या है, बच्चे जो है भाषा को कॉपी करते हुए सीखते हैं, वो इमिटेट करते हैं जो भी उनका इंस्ट्रक्टर, जो भी उनका टीचर जो है वो बोल रहा होता है, तभी तो उनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी आएगी। तो इसलिए टीचर का खुद का जो स्पीकिंग है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए है। अगर टीचर ही गलत बोल रहा है तो बच्चा भी गलत ही सीखेगा। ठीक है, तो दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है, इमिटेशन की बात करता है, नकल की यहाँ पर बात करता है। ओके, चलिए थ्योरी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन की अगर बात करें, मतलब आदतों में लेकर के आना। अब अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, अगर आप भाषा सीखना चाहते हो, कोई भी भाषा हो सकती है, हम यहाँ पर इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए इंग्लिश को आपको अपनी आदतों में लाना होगा, अपनी हैबिट्स में लाना होगा, डेली बेसिस पर उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, अपने दैनिक जीवन में उस भाषा को इस्तेमाल करना होगा, तभी आप उस भाषा को यहाँ पर अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, नियमित तौर पर अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, रिपीटेशन यहाँ पर होगा किसी भी चीज़ का। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे, आप ड्रिल करोगे, तब जाकर के आप भाषा को यहाँ पर अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, अच्छी स्पीकिंग, अच्छी जो राइटिंग हैबिट्स है वो आपको यहाँ पर क्रिएट करनी होगी। 4 स्किल्स की हम यहाँ पर बात करते हैं, जब हमारा लैंग्वेज स्किल्स का टॉपिक आएगा, भाषा कौशल का हिंदी में टॉपिक आएगा, तो हम इन स्किल्स के यहाँ पर जो है वो एक तरीके से डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसमें पहला स्किल हमारा लिसनिंग स्किल होता है, फिर दूसरा हमारा जो स्किल होता है वो स्पीकिंग होता है, थर्ड नंबर का स्किल हमारा रीडिंग होता है, एंड फोर्थ नंबर का स्किल कौन सा होता है, राइटिंग स्किल्स होता है। यानी कि लिखने और पढ़ने से पहले हमारा जो सुनना और बोलना है वो विकसित हो जाना चाहिए। इंग्लिश को आप लिखना और बोलना, तो लिखना और पढ़ना बाद में हो जाएगा, पहले हमें अच्छे से इंग्लिश को सुनना आना चाहिए है, और सुन करके हम अच्छे से स्पीक कर पाए, बोल पाए, वो पहले चीज़ें हो जानी चाहिए है, बाद में फिर हमारा रीडिंग राइटिंग होता रहेगा। ठीक है, तो लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, ये सब क्या है, सब कुछ प्रैक्टिस होना चाहिए, डेली बेसिस पर होना चाहिए, आपकी आदतों में आना चाहिए, अपनी हैबिट्स में उसको लेकर के आओगे, तब भाषा आप अच्छी तरीके से सीख पाओगे। अब अगर आपको सीखना है, डेली बेसिस पर सीखना है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है, अभ्यास करना। ठीक है, प्रैक्टिस करना और यू कैन से ड्रिल करना। ठीक है, बार बार उस चीज़ को करते हुए देखना, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, रिपीटेशन पर लाते हैं, बार बार उस चीज़ को हम करते हैं। और इंग्लिश सीखने की बात आ जाती है तो ग्रामेटिकल पार्ट तो आप बाद में जाओगे, सारे वर्ब वुर्ब वे सब तो आप बाद में देखोगे, पहले आपका स्पीकिंग अच्छा यहाँ पर होना चाहिए, और उसके लिए आप अभ्यास करोगे। ठीक है, बार बार आपको बोला भी गया होगा कभी कि मिरर के सामने खड़े होइए, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप जितना चीज़ों को अपने अंदर धारण करेंगे, जितना आप बोलने की कोशिश करेंगे लोगों के साथ, लोग क्या कहते हैं डजेंट मैटर, बट आपको बोलना है, तभी आपको भाषा यहाँ पर आएगी, इंग्लिश यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो रेगुलर बेसिस पर होगा, तब आप बेटर तरीके से यहाँ पर अच्छे तरीके से कर सकते हो। प्रॉपर इंटरवल के बीच में आपको यहाँ पर प्रैक्टिस यहाँ पर करनी होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस की बात करते हैं एक्सरसाइज में, प्रॉपर इंटरवल में ड्रिल की बात करते हैं, तो ये सारे शब्द हैं जो कि आप रिलेट करते हुए चलेंगे, आपसे एग्जाम में जो है वो पूछे जा सकती है। बहुत ईजी है ये सारी की सारी चीज़ें करना। ओके, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, और हमने पहले भी बहुत बार इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करी है कि इवन जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जो एक जैसे शक्ल सूरत वाले बच्चे होते हैं, जो एक टाइम पर जिन्होंने जन्म लिया है, उनके अंदर भी वेरिएशंस होती है, उनकी भी रुचियों में अंतर हो सकता है, उनके भी पढ़ने लिखने में अंतर हो सकता है, उनकी लर्निंग में भी डिफरेंस हो सकता है, तो बाकी बच्चों में तो होगा ही होगा। मीन्स सभी यहाँ पर इस ब्रह्मांड में, इस पूरी दुनिया में कोई भी 2 पर्सन जो है वो सेम नहीं होते हैं, सभी जो है वो अलग अलग होते हैं। और इस चीज़ को हम अपने टीचिंग में भी अप्लाई करते हैं कि आपके क्लासरूम में अगर 30-40 बच्चे बैठे हुए हैं, तो हर बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी, उनकी क्षमता, सब कुछ क्या है, अलग अलग है। आप हर बच्चे को एक समान ट्रीट नहीं कर सकते हो, कहीं पर भी ये आता है, मतलब अब वो ऑप्शन आपका कभी भी सही नहीं होगा। हर बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अगर भाषा की बात करें तो हर बच्चे की एबिलिटी, हर बच्चे की जो भाषा को एक्वायर करने की जो स्टाइल है, जो लर्निंग की स्टाइल है, वो बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, बिल्कुल क्या होगी, अलग होगी यहाँ पर। तो टीचर को डिफरेंट टीचिंग मेथड्स का यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा, और वो मीनिंगफुल तभी हो पाएगा जब सभी की इंडिविजुअल नीड्स का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। ये क्या कहता है, ये कौन सा प्रिंसिपल है, इंडिविजुअल डिफरेंस है।
ठीक है, ध्यान देना। थ्योरी ऑफ यूजिंग मदर टंग, मातृभाषा की यहाँ पर बात करी गई है। भाई कहते हैं अगर आप भाषा सिखा रहे हो, अगर आप इंग्लिश भी अगर सिखा रहे हो, तो स्टार्टिंग में बच्चों को आप कन्वर्जन करते हुए सिखा सकते हो, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अगर बच्चे की मातृभाषा हिंदी है तो स्टार्टिंग में आप डायरेक्टली प्रत्यक्ष तौर पर आप उस पर इंग्लिश नहीं थोपेंगे, बल्कि आप उनको कन्वर्जन के थ्रू समझाइए। फिर धीरे 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 ग्रेजुअली आप इंग्लिश को उनको डायरेक्टली एक्सपोज करने लग जाओ। एकदम से नहीं कर सकते हो आप, फिर उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले मदर टंग में पढ़ाइए और फिर धीरे से ग्रेजुअली जो है वो आप उनको डायरेक्टली इंग्लिश में लेकर के जा सकते हो। ये बात करी गई है किसकी? मदर टंग की। इवन जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, वो भी यही कहती है कि स्टार्टिंग में आप अपनी जो बच्चे की जो मातृभाषा है, जो मदर टंग है, उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, मिनिमम 5वीं कक्षा तक तो आप मातृभाषा में पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो आप 8वीं कक्षा तक भी जा सकते हो। उसके बाद आप डायरेक्टली जो है किसी भी लैंग्वेज को एक्सपोज कर सकते हो। ठीक है, तो मदर टंग का यहाँ पर केयरफुली यूज़ किया जाएगा शिक्षक के द्वारा। और अर्ली स्टेजेस में जो है एक तरीके से मदर टंग में आप चीज़ों को क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे, और फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे बच्चे को जो लक्ष्य भाषा है, जो टारगेट लैंग्वेज है, उसमें धीरे धीरे बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आई होगी। अब बात कर रहे हैं हम एक और प्रिंसिपल का, थ्योरी ऑफ एक्सपोजर टू लैंग्वेज। थ्योरी ऑफ एक्सपोजर टू लैंग्वेज। ठीक है भाई, वो एक हमने पीछे भी क्वेश्चन किया था। आप भाषा से जब तक बच्चे को एक्सपोज नहीं करेंगे, एक्सपोज का मतलब क्या है? डायरेक्टली आप उसको इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे भाषा, आप उसके सामने वार्तालाप किसी भी तरीके का करोगे ही नहीं। तो क्लासरूम में आकर के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाउन प्रोनाउन ये करके जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप वर्बल कम्युनिकेशन बच्चे के साथ कर ही नहीं रहे हो। और इंग्लिश तभी आएगा जब आप वर्बली बच्चे के साथ जुड़ेंगे, जब वो बोलना सीखेगा। ठीक है, और वो कब सीखेगा? अकेला तो सीख नहीं सकता, इसके लिए उसको किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। तो आप एज ए टीचर उसके साथ वर्बली बोलना, बोलचाल की भाषा जब शुरू करेंगे, तब उस बच्चे को वो भाषा आएगी। बाद में तो ग्रामेटिकल रूल वो अपने आप सीख लेगा। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं ना कि 3 महीने में इंग्लिश का क्रैश कोर्स चल रहा है, 2 महीने में इंग्लिश सीखो, 20 दिन में सीखो, 100 दिन में भी नहीं सीख सकते हो अगर आप एक्सपोज नहीं हो उस लैंग्वेज से, अगर आप अपने डेली लाइफ में उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। डेली लाइफ पे अगर आप इंग्लिश का स्पीकिंग नहीं कर रहे हो, तो आप कितने भी दिनों में भाषा नहीं सीख सकते हो। जो रूल्स होते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, वो आपको भाषा के नियम तो समझा देगा, बट आपकी फ्लुएंसी नहीं लेकर के आएगा, मतलब आप दक्ष नहीं हो पाओगे उसमें। ठीक है, आप अच्छी तरीके से फ्लुएंटली भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जैसे आप हिंदी बोल रहे हो ना अच्छे से, ऐसे इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, फिर आप वो रुक रुक के ही इंग्लिश बोलोगे, सोच समझ के बोलनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है बच्चे का। बच्चे तभी कर पाएंगे जब आपको वैसा वातावरण मिलेगा, सामने आप उनसे बैठ करके जब बातचीत करोगे, उनके साथ आप डिस्कशन करोगे। लिसनिंग स्पीकिंग की बात करी गई है कि आप जब सुनेंगे दूसरे की इंग्लिश, तो आप बोलना भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये 2 स्किल्स जो है वो पहले आपकी इंट्रोड्यूस की जाती है, पहले आपकी यहाँ पर जनरेट होगी, बाद में फिर हम रीडिंग राइटिंग की यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद है कोरिलेशन विद लाइफ, अपने जीवन से जोड़ना। ठीक है, आपका जो डेली लाइफ है, जो दैनिक जीवन है, उससे आप इस भाषा को जोड़ करके लेकर के चलेंगे। मतलब कि क्या बात है, आप कहीं भी जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, स्कूल में हो, घर में हो, तो आप कितना उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना आप उसको बोल रहे हो। सभी का मतलब यही है कि एक्सपोज करना मतलब कितना आप उसको अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हो, डेली बेसिस पर आप उसको कितना यूज़ कर रहे हो। तो यही इसकी बात है। रियल लाइफ एग्जांपल्स आप यहाँ पर लेकर के चलोगे, आपके लिए इंटरेस्टिंग बन जाएगा। ठीक है, जैसे मार्केट में आप इस्तेमाल कर सकते हो, स्कूल्स के अंदर आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो इस्तेमाल कर सकते हो, घर पे आपकी अगर पेरेंट्स आपकी हल्की फुल्की इंग्लिश अगर बोल सकते हैं तो आप उनके साथ कन्वर्जेशन कर सकते हो। एंड इट्स ट्रू, बहुत ही मतलब ये इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर एनवायरनमेंट बच्चे को मिल जाए ना, तो बच्चा बहुत जल्दी भाषा को सीख जाएगा। मेरी बेटी अभी पिछले 3 साल से मैं हैदराबाद में थी, और वहाँ पर जो है हिंदी को इतना तवज्जो नहीं दी जाती है। वहाँ पर जो लैंग्वेज है उनकी तेलंगाना में पढ़ता है, तो तेलुगु लैंग्वेज या तो वो बोलते हैं या फिर वो इंग्लिश को प्रेफर करते हैं। तो जो जिस स्कूल में वो पढ़ती थी, उसमें जो टीचर्स है वो हिंदी का है भी यूज़ नहीं करते थे, वो सारी की सारी लैंग्वेज इंग्लिश में बात करते थे, क्योंकि तेलुगु हमें आती नहीं है, तो वो ओनली इंग्लिश में बात करते थे। और 1 साल के अंदर इतना डिफरेंस मैंने उस बच्चे में नोट किया है कि वो मेरे साथ वर्बली बातचीत कर सकती थी, मेरी बातों को समझ सकती थी इंग्लिश में, और अपने आप को भी एक्सप्रेस कर सकती थी इंग्लिश में। तो हमारी बातचीत जो है वो इंग्लिश टू इंग्लिश होने लग गई थी। तो
तो 2-3 साल जितनी वो पढ़ी उसने उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई थी। तो जितना हम बच्चे को ही एक्सपोज करेंगे भाषा से उतना ही वो भाषा सीखेगा। उसको नहीं पता है फिलहाल व्हाट इज़ वर्ब क्या होगा, ये चीज़ें वो अब सीख रही है, लेकिन बोलचाल उसकी कितनी अच्छी हो गई स्टार्टिंग से ही। तो ये क्या है, बच्चा एक्वायर कर लेता है, बस उसको कैसा चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए। वो वातावरण आप उसको दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, आप उसे एक्सपोज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो उस लैंग्वेज से, तब वो अच्छे तरीके से सीखेगा। ठीक है, दैनिक जीवन में आपको भाषा का क्या करना है भाई, इस्तेमाल करना है यहाँ पर। ओके, अब है थ्योरी ऑफ ओरल अप्रोच की यहाँ पर बात करी गई है। वो जो मैं वर्बली बात कर रही हूँ ना, ओरल अप्रोच मतलब जो हम वर्बली, मतलब ओरल अप्रोच में भाई क्या क्या है, आपकी लिसनिंग स्पीकिंग की एक तरीके से यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है भाई, बोल रहे हैं बच्चे एक दूसरे के साथ, क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और जब बच्चा बोलने लग जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर डेवलप हो रहा होता है। ठीक है, ओरल अप्रोच मतलब बातचीत से आप भाषा को यहाँ पर सीख रहे हो, मीन्स कम्युनिकेशन की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, कम्युनिकेशन की यहाँ पर बात हो रही है, संप्रेषण की बात हो रही है कि इंग्लिश में आपकी बातचीत स्टार्ट हो तभी आप चीज़ों को आगे चल करके अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी ओरल एक्टिविटी से, और आपके अंदर क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है। सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, ये टीचर्स के लिए है कि अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो बच्चे को, मान लो अगर भाषा ही पढ़ा रहे हो, तो आप क्या सेलेक्ट करते हो। आप कोई भी कंटेंट सामने प्रेजेंट कर रहे हो तो आपने किस चीज़ का सिलेक्शन किया है, किस टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन किया है, कैसे आप अपने कंटेंट को यहाँ पर एक तरीके से चूज कर रहे हो भाई, किस तरीके से आप, और उसके बाद क्या है ग्रेडेशन, मतलब आप कैसे उसको प्रेजेंट करोगे। ठीक है, प्रस्तुत कैसे करेंगे बच्चे के सामने, ये बहुत मैटर करता है। ये कंटेंट मैं आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ, इसमें मैंने क्या सेलेक्ट किया है, क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें इन्वॉल्व करी है, साथ में इसको कैसे मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, यही होता है थ्योरी ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। ठीक है, मतलब आप सिंपल चीज़ों को लेकर के आइए बच्चे के सामने, कॉम्प्लेक्स नहीं। इजी टू सिंपल इजी टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे तो बच्चे को इजी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, मतलब क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से, इजी टू डिफिकल्ट। सबसे पहले आप उसको छोटी चीज़ें समझाएंगे, धीरे 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 क्या करेंगे आप, लेवल बढ़ाएंगे, फिर आप उसको कॉम्प्लेक्सिटी तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर जो है पहले पढ़ाना चाहिए, बाद में आप प्रॉपर जो ऑर्डर और लेवल उसको फॉलो कर सकते हो। क्लियर चीज़ है, तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में ही आप उसको भारी भरकम चीज़ें समझाने लग जाओगे। बात आती है थ्योरी ऑफ रेशियो एंड सीरीज की। ठीक है भाई, ये इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जो स्किल्स होते हैं ना, 4 स्किल्स की हम यहाँ पर बात करते हैं, लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल्स। ये 4 स्किल्स हैं। जब हम स्किल करेंगे ना, लैंग्वेज स्किल करेंगे, भाषा कौशल करेंगे, तो ये हम चारों को पढ़ेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो ये 4 कौशल है और चारों के चारों कौशल ही विकसित होने बहुत ज़रूरी है। ये चारों के 4 स्किल्स डेवलप होने बहुत ज़रूरी हैं, और ये चारों के चारों कौशल्स क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। मतलब कैसे होते हैं भाई, कनेक्टेड होते हैं। जब हमने डोमेन्स की बात करी थी विकास में, डेवलपमेंट में, तो कहा था कि जितने भी डोमेन्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसी तरीके से ये भी कनेक्टेड होते हैं। अगर आपका लिसनिंग बिगड़ेगा तो आपका स्पीकिंग भी बिगड़ेगा। ठीक है, आपका अगर रीडिंग बिगड़ेगा तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिक यहाँ पर बिगड़ जाएगी, क्योंकि आप जो सुनोगे वही लिखोगे। ठीक है, जो पढ़ोगे वही लिखोगे। तो कोई भी एक स्किल अगर आपका वीक रह गया तो बाकी के स्किल आपके अफेक्टेड होंगे। ये क्या है, ये इसका मतलब है। थ्योरी ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जब भी लर्निंग की, तो सेंटर में हमेशा बच्चे को रख के चलते हैं। किनको रख के चलते हैं, छात्र को रख करके चलते हैं। ठीक है, छात्र केंद्रित रहेगा। और जब हम छात्र केंद्रित की बात करते हैं, मीन्स बच्चा क्या रहेगा, एक्टिव रोल में रहेगा, सक्रिय भूमिका में रहेगा। और जब बच्चा एक्टिव रोल में रहेगा तो उसको एनवायरनमेंट मिलेगा ताकि वो क्या करे, अच्छे से काम करे, अच्छे से लर्निंग करे। और वो एनवायरनमेंट भी कैसा होता है, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट मिलेगा, जिसमें उसको क्या मिलता है भाई, एक तरीके से अधिकार मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि वो बच्चा अपनी चीज़ों को अच्छे से कर सकता है, कोई डाउट हो तो उसको पूछ सकता है। नेचुरल तरीके से लर्निंग यहाँ पर बच्चे की होगी, स्मूथ लर्निंग यहाँ पर बच्चे की होगी, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कंडीशन या फिर बाउंडेशन नहीं होगा। तो क्या है चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का मतलब, कि बच्चे की नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगी सारी की सारी चीज़ें। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की नीड क्या है, हर बच्चे की रुचि क्या बोल रही है, उसके हिसाब से आप काम करोगे एज ए टीचर। ठीक है, और बच्चा एक्टिवली क्लास में सभी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करे, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। इसका मतलब ये होता है चाइल्ड शुड इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स एंड एनकरेज इन्वॉल्वमेंट। बच्चे अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें, एक दूसरे के साथ लर्निंग करें, वो होता है चाइल्ड सेंटर्ड। हमने अभी लास्ट क्लास में CDP में प्रोग्रेसिव एजुकेशन पढ़ा है, तो उसमें इन सब चीज़ों को बहुत डीप में डिस्कस किया है। ठीक है, तो अगर आप नए हो, मुझे देख रहे हो, तो CDP को भी फॉलो कर लेना। मैं CDP भी आपको वहाँ पर करा रही हूँ और मैथ्स भी आपको वहाँ पर करा रही हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस देख लो अब।
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला जो कौन सा स्टेटमेंट भाई आपका सही है, करेक्ट निकालना आपको। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। भाई बिल्कुल सही बात है, जो भाषा है वो बहुत ज़रूरी होती है और हमारा जो व्यवहार, एक तरीके से हम कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं वो हमारा व्यवहार ही रिफ्लेक्ट करता है, तो ये सही बात है। लैंग्वेज हेल्प्स इन यूनाइटिंग थॉट्स एंड आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल। कोई भी व्यक्ति है उसकी पहचान है एक तरीके से, और आप अपने विचारों को एक दूसरे के साथ रख पा रहे हो तो आप यूनाइट भी कर रहे हो। आप कहीं भी चले जाओ, आप लैंग्वेज के थ्रू ही आप जो है एक दूसरे के साथ कनेक्शन करते हो यहाँ पर, तो ये भी सही बात है। इन इंडिया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाई हम जो है वो बहुभाषी है, हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेज बोली जाती है। इंडिया में अगर आप जगह जगह जाओगे तो भाषा बदल जाती है, ठीक है। सभी लोग हिंदी भाषा यूज़ नहीं करते, सभी लोग इंग्लिश भी नहीं करते हैं, सबकी भाषाएं अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग है। कुछ स्टेट है जिसमें हिंदी ही बोली जाती है, कहीं पर कोई लैंग्वेज है, तो डाइवर्सिटी तो है, भाषाई विविधता तो है यहाँ पर। उसमें चैलेंजेस भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं भाई, ठीक है। आप अगर साउथ में चले जाओगे तो वो हिंदी को इतना प्रेफरेंस नहीं देते हैं, या तो वो इंग्लिश के साथ जाते हैं या फिर सबसे ज़्यादा अहमियत वो अपनी खुद की भाषा को देते हैं, जो भी उनकी भाषा है उनको ज़्यादा वो तवज्जो देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप जाओगे तो बातचीत एक तरीके से थोड़ा सा बैरियर वहाँ पर हो जाता है, कठिन हो जाता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी तो आती है, ये भी सही बात है। इन इंडिया लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी प्रोवाइड ए रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अब ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो बाधा का काम करती है, वो आपके लिए अवसर भी है। तो जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उसमें जो भाषा है उसको एज ए बैरियर कभी भी हमें टिक नहीं करना है, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी एक शिक्षक को प्रोवाइड करती है वो, कि आप बच्चों को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग लेकर के जाएंगे। तो हमारे लिए एक रिसोर्स है वो, अगर डाइवर्सिटी है भाषा का, ठीक है। बहुभाषा को हम एक पॉजिटिव शब्द यहाँ पर लेते हैं, ओके। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। पूछा क्या गया हमसे, करेक्ट है, तो करेक्ट तो भाई सारे ही है ये, ऑप्शन ए बी सी डी। ओके, ये क्वेश्चन में भी हो सकता है यहाँ पर गलत हो, ठीक है। नोट करेक्ट अगर यहाँ पर आप लगा लेते हो नोट करेक्ट, तो सारे ही करेक्ट है, ठीक है, सारे करेक्ट है। फिर आप नन ऑफ दीज के साथ चले जाना, हल्का सा चेंज कर लेना इस क्वेश्चन में, मैं ऐड कर दूंगी बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नोट करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो सारी ही सही है भाई, ठीक है। फिर आप नन ऑफ दीज के साथ जा सकते हो, अदरवाइज फिर इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था ए बी सी डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव होता, फिर हम यहाँ पे चले जाते, ऑल ऑफ द अबव होता, बिकॉज सारी की सारी बातें यहाँ पर सही है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इन लर्निंग अ लैंग्वेज, भाषा को सीखने में नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल। हाँ भाई बिल्कुल हेल्पफुल होती है, मदर टंग का इस्तेमाल करना हमने अभी सीखा है कि भाई मातृभाषा में आप पढ़ाएंगे बच्चे को, वो बिल्कुल भी एक तरीके से स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस का काम नहीं है टीचर के लिए, वो बिल्कुल भी आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। यूज ऑफ मदर टंग इंटरफेयर नहीं करेगी, मदर टंग शुड नॉट बी यूज, ये भी गलत है, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नॉलेज ऑफ मदर टंग, हम अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करेंगे, एक प्रिंसिपल भी हमने इसके रिगार्डिंग यहाँ पर पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बिफोर कमिंग टू स्कूल चिल्ड्रन आर। स्कूल आने से पहले बच्चे कैसे होते हैं? फुल्ली अवेयर होते ग्रामेटिकल रूल से? नहीं होते हैं भाई। डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द सेकेंड लैंग्वेज, वेल एक्विप्ड, देखो कुछ भी नहीं उनको पता होता, लेकिन अपनी नेटिव लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरीके से वो जानकारी रखते हैं, जो एक तरीके से रिसोर्स का काम करेगा, हेल्पफुल रहेगा, जो हम भाषा, जो टारगेट लैंग्वेज उस बच्चे को हम पढ़ाना चाहते हैं उसको एक्वायर करने में, ठीक है। तो बच्चे वेल एक्विप्ड होते हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में, जो उनकी भाषा है, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है। नेटिव लैंग्वेज को हिंदी में क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, ठीक है, जो उनके क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, ताकि वो आप दूसरी लैंग्वेज जो आप सीखोगे स्कूल में, आप वेल उसको अच्छे से समझ पाए। क्लियर, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? लैंग्वेज हेल्प्स इन यूनाइटिंग थॉट्स एंड आइडेंटिटी ऑफ, हाँ बिल्कुल है भाई, ये तो सही बात है, हमने जस्ट अभी पढ़ा है। इन इंडियन लैंग्वेज डाइवर्सिटी पॉजिटिव, हाँ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी है एक तरीके से, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछा है। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी है। इन इंडिया इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन बाई, नहीं ये नहीं है, ठीक है। 80% लोग इंग्लिश नहीं बोलते हमारे यहाँ पर, क्लियर, क्योंकि इंग्लिश हमारा एक ग्लोबल लैंग्वेज है, और आप कह सकते हो कि हमारा लिंकिंग लैंग्वेज है एक तरीके से, ठीक है। कैसा है? लिंक लैंग्वेज है भाई, आप कहीं भी जाते हो आप लिंक इंग्लिश से ही करते हो, ओके। हिंदी से आप लिंक नहीं कर सकते हो, बट इंग्लिश से आप लिंक कर जाओगे, ठीक है। अभी जैसे मैं पिछले 3 साल रही हूँ, मैं बार बार यही बोलती हूँ भाई, मैं रह के आई हूँ साउथ में, तो वहाँ पर उनसे बातचीत करने का जरिया सिर्फ यही है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि वो इंग्लिश उनकी अच्छी होती है, साउथ वालों को इंग्लिश अच्छी होती है।
ठीक है। तो उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, या तो उनको इंग्लिश आए, और मैं ये नहीं कह रही कि सबको हिंदी नहीं आती है, कोई कोई बहुत अच्छे से हिंदी भी बोल लेता है वहाँ पर, तो हिंदी अगर आती है तो आप हिंदी से कम्युनिकेशन कर सकते हो, अदरवाइज़ फिर आप इंग्लिश से करते हो, अदरवाइज़ फिर हो नहीं पाती है, क्योंकि जो वैसे मतलब जो कहीं ना कहीं आम जो लोग हैं वो अपनी ही लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनको ना तो हिंदी आ रही होती है ना उनको इंग्लिश आती है। ठीक है, चलो फिफ्थ देखो, विच इज़ नो लॉन्गर ए पोजिशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की इंडिया में क्या पोजिशन नहीं है? अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार, तो हमारा आर्टिकल था आपका जिसके तहत इंग्लिश को किसका दर्जा दिया गया था? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। लेकिन इसको देख करके झट से झपट्टा मार के इसको आंसर नहीं करना है, पूछा क्या गया है, कौन सी पोजीशन नहीं है। तो इसको लिंक लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज तो आधिकारिक तौर पर हम लोग बोलते ही है। ये इंग्लिश का फिलहाल में दर्जा है हमारे यहाँ पर, और ग्लोबल लैंग्वेज भी इसको बोलते हैं। जो नहीं बोलते वो क्या बोलते हैं? फॉरेन लैंग्वेज। इसको हाल फिलहाल में हम फॉरेन लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, हम इसको लिंक लैंग्वेज बोलते हैं, हम इसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, बिकॉज ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी है और इंग्लिश हमारी एसोसिएट है। ठीक है, सहकारी आधिकारिक भाषा, और ग्लोबल लैंग्वेज में मतलब वैश्विक तौर पर हमारे लिए जो है लिंक का काम करती है, बट फॉरेन लैंग्वेज नहीं बोलते हैं। क्लियर, इस चीज का ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6, A child in class 2 will initially learn the language in the most effective manner through which of the following given method। सेकेंड क्लास का बच्चा है, मतलब पीआरटी वाले हैं ना, जो उस वाले एचटेट वाले, उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो सीटेट वाले पीआरटी वाले हैं उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेकंड क्लास में है वो बच्चा, किस तरीके से, कौन से मेथड से अच्छे से भाषा सीख जाएगा? ठीक है, इफेक्टिव तरीके से, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सीख जाएगा। प्लेवे मेथड से सीख जाएगा, प्रैक्टिस ड्रिल से भी सीख जाएगा, इमिटेशन से भी सीख जाएगा। तो वो क्या है? ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा। ओके, तो खेल खेल में भी हम उसको सिखा देंगे, हम उसको अभ्यास भी करा देंगे, हम उससे अनुकरण करवा के अच्छी प्रोनाउंसिएशन भी करवा लेंगे, सब करवा लेंगे उससे। चलो, समृति है, एक क्लास सेकंड की टीचर है भाई, हैज बीन असाइंड द टास्क ऑफ टीचिंग इंग्लिश टू इट्स स्टूडेंट्स, व्हिच फैक्टर शुड शी कीप इन माइंड। एक यहाँ पर लेडी है जो कि सेकंड क्लास को इंग्लिश पढ़ाने का काम कर रही है, तो कौन सा उसको यहाँ पर एक तरीके से किस ऑप्शन के साथ वो जाएगी? ठीक है, क्या उसको अपने माइंड में रखना है? ऑल स्टूडेंट्स आर अलाइक इन देयर एटीट्यूड्स एंड एप्टीट्यूड। क्या सभी बच्चे जो होते हैं वो समान होते हैं? अलाइक का मतलब समान होता है, उनके एटीट्यूड में, उनके भाई किस तरीके से वो चीज़ों को देखते हैं, उनका एप्टीट्यूड क्या है, उसमें समान होते हैं, एक जैसे होते हैं सारे बच्चे? या फिर ऑल स्टूडेंट केम फ्रॉम सेम टाइप से आते हैं, सभी बच्चे हर एक ही बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं? ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वली मोटिवेटेड, सभी लोग एक ही प्रकार से मोटिवेटेड है। अगर मैं एक तरीके से मोटिवेटेड हूँ तो मेरे पीछे पीछे सब उसी तरीके से मोटिवेटेड है। या फिर ऑल लर्नर्स पॉसेस डिफरेंट एबिलिटीज, पर्सनालिटीज एंड बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता है। सभी ना तो एक एटीट्यूड रखते हैं, ना ही एक घराने से आ रहे होते हैं, ना ही इक्वली मोटिवेटेड होते हैं, बल्कि सबकी अलग अलग होती है जो भी चीज़ें होती है। ठीक है, चलो, विच वन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश? कौन सा नहीं है? लर्निंग बाय डूइंग तो है, करके सीखते हैं हम। रीडिंग बुक्स, या फिर सीइंग द ऑब्जेक्ट्स इन रियल, या फिर इंटरेस्ट का भी है भाई, इंटरेस्ट भी हमने देखा है, डूइंग भी हमने देखा है। और इसका मतलब क्या है? रियल लाइफ में आप कोई ऑब्जेक्ट्स अगर सी कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप कंक्रीट चीज़ों की बात कर रहे हो, कि कंक्रीट चीज़ों की, मतलब मूर्त जो चीज़ें हैं उनकी बात कर रहे हो। और स्टार्टिंग में आप मूर्त जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनसे ही सीखते हो, बाद में आप एब्स्ट्रैक्ट तरीकों पे जाते हो, मतलब सरल से डिफिकल्ट पर आप बाद में जाते हो। तो ये भी सही बात है, रीडिंग बुक्स यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, रीडिंग बुक्स यहाँ पर नहीं आएगा। When a teacher uses lessons in science and social science to teach language, भाई विज्ञान पढ़ा रही है और सामाजिक विज्ञान पढ़ा रही है, तो उसमें भाषा का इस्तेमाल कर रही है। ये अप्रोच जो है वो क्या कहती है? लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम होना है, या फिर ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग है, या फिर प्लूरलिस्टिक लैंग्वेज टीचिंग है, या फिर डिसिप्लिन वाइज लैंग्वेज टीचिंग है? ध्यान देना, बहुत ही अच्छा शब्द है ये, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। पाठ्यक्रम के साथ साथ आप भाषा को लेकर के चल रहे हो। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब में लिखित तौर पर होता है सारी चीज़ें, तो वो भाषाएं तो होती है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। तो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, पाठ्यक्रम के साथ साथ आप किस तरीके से भाषा को भी लेकर के चल रहे हो। ठीक है, वो सामाजिक विज्ञान में कोई चीज़ पढ़ाएगी तो पहले उसको पढ़ के बताएगी कि इसमें ये चीज़ लिखा हुआ है, तब आप भाषा को समझोगे, फिर आप आगे जा करके अपनी चीज़ों को करोगे। ठीक है, तो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम बहुत ही अच्छा शब्द है, इसको कभी मत छोड़। 14th देखो, आफ्टर रीडिंग ए स्टोरी ऑन ए फिश, टीचर आस्क चिल्ड्रन टू आंसर। एक फिश है, ठीक है, मछली है, जिसके ऊपर एक स्टोरी इस शिक्षक ने सुनाई है और बच्चों से कहा है, इमेजिन यू आर ए फिश इन ए पॉन्ड। आप इमेजिन करो आप एक तालाब में मछली हो।
व्हाट डू यू सी अराउंड यू, आप अपने सराउंडिंग में क्या देखोगे। अब बच्चे हैं वो सोचेंगे मैं भी मछली होता, ठीक है, तो मैं भी ये करता, वहाँ जाता, इधर उछलता उधर कूदता, ठीक है, सबके अपने अपने विचार हैं, हर बच्चे के अपने अपने विचार हैं। मैं अलग तरीके से सोचूंगी, मेरे साथ वाली बच्ची अलग तरीके से सोचेगी, मेरे आगे वाला बच्चा अलग तरीके से सोचेगा। कोई किसी चीज़ के बारे में बात करेगा, किसी के दिमाग में जो है शार्क चल रही होगी, किसी के दिमाग में व्हेल चल रही होगी, किसी के दिमाग में कुछ चल रहा होगा, कोई ऑक्टोपस सोच रहा होगा, कोई उछलने की सोच रहा होगा, कोई कूदने की सोच रहा होगा, कोई कुछ करने की सोच रहा होगा, ठीक है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? मल्टीपल चॉइस का है, कॉम्प्रिहेंशन है, या फिर क्लोज टाइप है, या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस है। तो ये कैसे क्वेश्चन होते हैं? ओपन एंडेड। देखो क्लोज टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जिनका मतलब एक लिमिटेड सा आंसर होता है, लेकिन क्या इसका लिमिटेड आंसर हो सकता है? क्लास में जितने भी बच्चे हैं सब अलग अलग लिख के लाएंगे, सबकी अपनी अपनी इमेजिनेशन होगी, ठीक है, सबकी अपनी अपनी क्या होगी? काल्पनिक शक्ति होगी, कल्पना होगी, इमेजिनेशन मतलब कल्पना होगी, ठीक है, सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी होगी, ओके, सबका अपना अपना थॉट होगा, विचार होगा, सबका अपना अपना होगा, है ना, कोई कैसे सोचेगा कोई कैसे सोचेगा। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जितना मर्जी लिखो, ठीक है, जितना मर्जी आप भर भर के लिख सकते हो, कैसे भी आप अपनी राय रख सकते हो, तो उसे ओपन एंडेड क्वेश्चन बोला जाता है। मतलब जितना चाहो उतना लिख दो अपनी श्रद्धा के अनुसार, जितना तुम्हारे मन में आ रहा है, ठीक है। तो ये कैसा होगा? ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा, बिकॉज इस चीज़ का कोई अंत नहीं है, ठीक है, आप उसको 4 शब्दों में नहीं डिफाइन कर सकते हो। क्लियर? चलिए, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग एक्सपेक्ट द टीचर टू। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होती है? कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है अपनी नॉलेज को, अपना जो ज्ञान है, ठीक है, नॉलेज को सेल्फ कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, सेल्फ कंस्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रक्ट करना मतलब खुद बनाना, ठीक है, जो ज्ञान है, जो कंस्ट्रक्ट है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान का भंडार है, उसको खुद धारण करना, खुद से, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। मतलब कि बच्चा खुद एक्सप्लोर कर रहा है चीज़ों को, खुद से अपनी लर्निंग कर रहा है, एक्टिव है, एनवायरनमेंट मिल रहा है, खुद कर रहा है जो भी कर रहा है, टीचर सिर्फ हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो वो खुद से कर रही है, वो ना सिर्फ एक्सप्लोर कर रहा है, वो प्रोजेक्ट भी कर रहा है, वो हर चीज़ कर रहा है। गलती होगी तो भी वो देखेगा, फीडबैक भी उसको मिलेगा, हर चीज़। तो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर रहा है। हिंदी में इसका क्या मतलब होता है कंस्ट्रक्टिविज्म का? अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करना, अपनी नॉलेज को सेल्फ बिल्डअप करना, सेल्फ बनाना, सेल्फ कंस्ट्रक्ट करना, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी अप्रोच हमें लेकर के चलनी है तो लैंग्वेज टीचिंग जो एक्सपर्ट होते हैं टीचर, उसको क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन किसके साथ जाओगे? भाई बच्चे को खुद करवाना है ज्ञान का निर्माण। हेल्प कंस्ट्रक्ट नॉलेज यूजिंग देयर एक्सपीरियंसेस, अपनी जो अनुभव है, ठीक है, जो टीचर है वो अपने अनुभव के आधार पर उनको अपने ज्ञान का निर्माण करवाएंगे, या फिर प्री कंस्ट्रक्टेड नॉलेज दे देंगे बच्चे को, पहले से ही कुछ निर्मित जानकारी बच्चे को दे देंगे, भाई आप पढ़ लो, या फिर अपने खुद का करिकुलम बना बैठोगे एज ए टीचर कि भाई ये मैंने पढ़ा है तो तुमको यही पढ़ना है। मेक लर्नर्स प्रिपेयर देयर ऑन टेक्स्ट बुक, ये अच्छा है, ठीक है। हेल्प कंस्ट्रक्ट नॉलेज यूजिंग देयर एक्सपीरियंस, आप बच्चों को खुद से करने दोगे अपने अनुभव के आधार पर। क्लियर चीज़ है? क्वेश्चन जब समझ जाओगे ना, ऑप्शन जब समझ जाओगे, अपने आप टिक हो जाएगा आपके आप से आंसर। बट ये तभी हो पाएगा जब आप कंसेप्ट को अच्छे से करेंगे। इसके साथ साथ ये क्या आ गया, आगे पीछे लग गया क्या मेरे से? ये एक सेकेंड रुकना। 13, ओके, 8 के बाद 13 आ गया सीधा, 14, 15, 9, चलो भाई आगे पीछे लग गया, ठीक है। ये सीटेट के क्वेश्चन हो, क्योंकि एचटेट में तो अभी 1-2 साल से आने लगे और ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, तो सीटेट के क्वेश्चन दे रखे मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबल? बच्चा किससे अपनी खुद की जिम्मेदारी लेगा लर्निंग की? यूजिंग टेक्नोलॉजी टू चैट एंड नेटवर्क, आप तकनीक का इस्तेमाल करिए ताकि आप चैटिंग कर सके, ठीक है। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन, गिविंग ए लॉट ऑफ होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क एंड असाइनमेंट टू इंप्रूव लैंग्वेज स्किल्स, या फिर डिस्करेज नहीं करोगे बच्चे को, आप डिमोटिवेट नहीं करोगे, ठीक है, आप उसको डिस्करेजिंग नहीं कर, आप उसमें क्रेज लाओगे। गिविंग ए लॉट ऑफ होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क एंड असाइनमेंट्स टू इंप्रूव लैंग्वेज स्किल्स, या फिर एनकरेज स्टूडेंट टू आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चन। भाई बच्चों को आप कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करोगे, जितना मर्जी पूछना चाहते हो पूछ लो, ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके अंदर के जो चीज़ें वही कहीं ना कहीं बिल्डअप होगी, उनका जो गैप है वो कम होगा, ठीक है। तो जितनी आप चीज़ें पूछ सकते हो करो, लैंग्वेज स्किल्स के लिए हम काम नहीं करते हैं। क्लियर? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, जस्ट अभी मैंने आपको बताया, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करना। इसका मतलब क्या होता है? टीचिंग रूल्स ऑफ ग्रामर एंड कंसोलिडेटिंग थ्रू रिग्रेस प्रैक्टिस, मतलब ग्रामर को पढ़ा देना और बहुत सारे भयंकर एग्जाम्पल के थ्रू आप उनको वेरीफाई कर दो। क्या ये होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। हेल्पिंग लर्नर्स एक्वायर न्यू वोकैबुलरी भी नहीं होती है।
टीचिंग न्यू वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर यूजिंग ए वैरायटी ऑफ ऑडियो वीडियो, नहीं ये भी नहीं होता। इन्वॉल्विंग द स्टूडेंट्स इन ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज टू एनकरेज them to learn new words and structure by accommodating them those that they have already learned through a process of discovery। ठीक है, कितने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे शब्द यहाँ पर लिखे गए। बच्चा खुद से करेगा, अपने खुद के डिस्कवरी से करेगा। लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ एक्टिविटीज में आप उसको इन्वॉल्वमेंट लेकर के चलिए, उसको प्रोत्साहित करिए, एनकरेज करिए। नए नए शब्द बच्चा यहाँ से सीखेगा, खुद से स्ट्रक्चर करेगा। ठीक है, जो उसने पहले चीज़ें सीख रखी है उसको ही अप्लाई करते हुए नई चीज़ों को लेकर के आएगा, एक्सप्लोर करेगा, डिस्कवरी करेगा। इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। सब कुछ एक ही ऑप्शन में दे दिया इन्होंने। क्लियर। जेंडर स्टीरियोटाइप्स और बायस अमंग लर्नर कैन बी डिस्करेज्ड। जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, मतलब कुछ ऐसी रूढ़िवादी चीज़ें हो जाती है कि लड़कियां यही करेंगी, लड़के यही करेंगे। ठीक है, सामाजिक तौर पर वो चीज़ें हो जाती है, अभी बांट देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो इन चीज़ों को बच्चों के अंदर ना हम इतना घुसाएं, बच्चों के अंदर हम ना इस चीज़ों को मतलब एक तरीके से आगे जाने दें, तो इसको हम डिस्करेज करें। भाई आप इसके साथ मत जाओ, दिस इज़ नॉट फेयर। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूजिंग टेक्स्ट बुक विच डू नॉट प्रीपैटुटेट सच बिलीव्स। भैया आप ऐसे टेक्स्ट बुक लगाइए जिसमें ऐसा कुछ ना हो, जैसे यहाँ पर लड़की खाना बनाएगी और जो है लड़के हैं वो कुछ और काम कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या लेके बैठा है, सिलाई मशीन। क्रिएटिंग एन ओपन एंड एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर इन अ मिक्स्ड क्लास। भाई एक ओपन एक्सपीरियंस जो है एटमॉस्फेयर आप बनाइए मिक्स क्लास के अंदर। ठीक है, और आप एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर बनाइए, प्रेशराइज नहीं करोगे, ये बिल्कुल गलत बात है। इनेबलिंग ऑल लर्निंग टू कुक, नहीं, ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ ही कुक करती है, भाई लड़के बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। तो सेकंड का आंसर जो 11 है उसका आंसर क्या जाएगा, 2 जाएगा। क्लियर। चलो, अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एक छात्र केंद्रित कक्षा है, उसकी विशेषता क्या है। वेरी पैसिव टीचर्स एंड एक्टिव लर्नर। देखो पैसिव टीचर आप नहीं कह सकते हो, एक्टिव लर्नर तो ठीक है, बट वेरी पैसिव टीचर मतलब बिल्कुल ही जो टीचर है वो निष्क्रिय भूमिका में है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है क्या वो, ऐसा नहीं होता। एक्टिव लर्नर ठीक है, अच्छा शब्द है ये, बट ऐसा नहीं है कि टीचर पैसिव होकर के बैठ जाएगा, वो बच्चे के इर्द गिर्द रहेगा, वो मॉनिटर करता रहेगा, जरूरत पड़ेगी तो उसके साथ खड़ा है टीचर। ऐसा नहीं है एक कोने में जाकर के बैठ गया है कि कर लो तुम्हें जो करना है। वेरी पैसिव एक गलत शब्द हो जाएगा। ठीक है, अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज, ये ठीक है। चिल्ड्रन सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द क्लासरूम नहीं होता। चिल्ड्रन टीचिंग अदर चिल्ड्रन, नहीं, बच्चे दूसरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और टीचर उनको देख रहा है, वो भी नहीं होता। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या है, वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज जो बच्चे के लिए लेकर के आ रहे हो। आई होप इतना तो अब तक आप समझ गए हो। ठीक है, कि इसका आंसर बी क्यों है। क्लियर। चलो 12 हो गया, तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आज की क्लास, और आपके साथ मैं यहाँ पर क्लासेस डिस्कस कर रही हूँ, ना सिर्फ इंग्लिश पेडागोजी बल्कि सीडीपी की क्लासेस भी चल रही हैं आपकी। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में डायरेक्टली जा सकते हो, और अदरवाइज आप प्लेलिस्ट सेक्शन में भी डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। तो सीडीपी दोनों ही एग्जाम्स के लिए यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा इंग्लिश पेडागोजी आपकी यहाँ पर चल रही है, मैथ्स यहाँ पर चल रहा है फॉर सीटेट एंड एचटेट, और सीटेट में रीजनिंग नहीं आती बट एचटेट के लिए रीजनिंग यहाँ पर चल रही है। और अभी हिंदी पेडागोजी भी मैं आपकी यहाँ पर शुरू करने वाली हूँ। ठीक है, तो हिंदी पेडागोजी भी आपकी शुरू हो जाएगी, फिर से नए सिरे से शुरू हो जाएगी। कुछ क्लासेस इंग्लिश की कर लेते हैं पहले, उसके बाद हिंदी की कर देंगे, बिकॉज एक साथ लेकर के चलने थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। पहले इंग्लिश पेडागोजी को कर लेते हैं, बाद में हिंदी कर देंगे। क्लियर। तो ये सारी चल रही है, तो अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, और कोई रिकमेंडेशन है तो आप मुझे बता सकते हो। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल किसी नए सब्जेक्ट में, सीडीपी की क्लास करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।